हमारे बीच में सुंदरलाल यादव सरपंच हैं सिकंदरपुर के, अध्यक्ष भी हैं सरपंच एसोसिएशन गुरुग्राम के और जिला संयोजक हैं पंचायती राज प्रकोष्ठ भाजपा के। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुंदरलाल यादव जी, आप मंच पर आमंत्रित हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा इस सत्र का संचालन करेंगे। हम चर्चा करेंगे क्योंकि सरपंच के लेवल पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, पंचायती राज का एक काम होता है क्योंकि प्रधानमंत्री तक अगर तमाम चीजें पहुंचाता है तो पंचायती राज का जो सिस्टम है, सरपंच जो है वो इसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। हम चर्चा करेंगे इस। शुक्रिया सोनल। लगातार ये चर्चा राम राज पर जारी है। राम राज जिसको लेकर के खासकर अब ये मुद्दा इसलिए और ज्यादा है कि 22 तारीख को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है और इसको लेकर के लगातार चर्चा है। अगर बात करें तो सुंदरलाल जी हमारे साथ में हैं यहाँ पर, अगर बात करें इनसे चर्चा करेंगे किस तरीके से देखते हैं राम राज को लेकर। अगर बात करें तो क्या कहेंगे? राम राज, हम अध्यात्म की भी बात करेंगे, हम राम राज में विकास की भी बात करेंगे। सबसे पहले तो दीपक भाई, इंडिया न्यूज चैनल का दिल की गहराई से हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने जो कि देश में इस बार दूसरी बार दीपावली का आयोजन किया जा रहा है, उसका एक भव्य और शानदार आयोजन की शुरुआत आप लोगों ने इंडिया न्यूज चैनल ने की है। आपके चैनल का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। 500 वर्षों से भी ज़्यादा पुरानी ये मांग थी हिंदू समाज की, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का एक भव्य और शानदार आयोजन मंदिर ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इस प्राण प्रतिष्ठा के पावन पर्व की, दीपावली, एक तरीके से दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम चलो शुभकामनाएं। इसके साथ साथ हम बात कर रहे थे विकास को लेकर के, आप क्योंकि अब तक हमने अध्यात्म को लेकर बात करी, कितना इसका महत्व, क्योंकि लोगों में काफी चर्चा और एक जोश उत्साह तो है ही है। डेवलपमेंट को लेकर के हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि आपकी अगर बात करें तो पंचायत राज प्रकोष्ठ जो है उसके भी जिला संयोजक है, तो किस तरीके से डेवलपमेंट कैसे इस राम राज में, जो राम राज की बात की जाती है, जिस राम राज की कल्पना की जाती है, उसमें विकास भी एक अहम होता है, उसको लेकर के जरूर चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे? और खासकर आप अपने क्षेत्र की बात करें तो देखिए, चाहे देश की सरकार की बात हो या प्रदेश की सरकार की बात हो, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार चल रही है। और पंचायती राज की अगर हम बात करें तो 2014 के चुनाव में जब मनोहर जी की सरकार बनी थी और 2016 में पंचायती राज के चुनाव हुए थे हरियाणा में, तो हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना था जहां पढ़ी लिखी पंचायतों का गठन हुआ था। और वो लड़ाई भी हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जीती थी। और पढ़ी लिखी पंचायतों आने के बाद स्वाभाविक सी बात है कि विकास कार्य की जो दृष्टि थी उसमें बड़ा बदलाव हुआ था। आप पिछले 5 साल का कार्यकाल उठा के देखेंगे पंचायतों का, तो हम ये मान सकते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य पिछले 5 सालों में मनोहर लाल जी की पार्ट 1 सरकार में हुए थे। और पंचायती राज को हरियाणा प्रदेश में सक्षम और मजबूत बनाने का कार्य किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार है। गुड़गांव जैसे जिले की हम बात करें, मैं अपना ही उदाहरण देता हूं। सबसे गरीब पंचायतों में से एक थी जिसके पास 1 रुपए की भी कोई फंड नहीं था। वैसे तो गुड़गांव 150 करोड़ रुपए की भी पंचायत यहाँ है, लेकिन 10 करोड़ रुपए के विकास कार्य, चाहे वो सरकार से हो या CSR से हो या और भिन्न भिन्न जो संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर हमने कराए थे। और उसका जो मैंने पढ़ी लिखी पंचायतों का जो आपको उदाहरण दिया है वो इसलिए कर पाए हम लोग, क्योंकि जब पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो उसको ज्ञान होता है कि कौन सा प्लान, कौन सा कार्य किस प्लान से हम करवा सकते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि 2016 में जो हरियाणा ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था, भारत का पहला राज्य बना था जहां पढ़ी लिखी और सक्षम पंचायतें चुनी थी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रदेश में जो पंचायत की आयु आई थी वो 33 ईयर, मतलब सारे नौजवान सरपंच थे जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ काम पिछले 5 वर्षों में अपने अपने गांव में कराया। तो क्या लगता है, क्योंकि चुनावी दौर है, लोकसभा का चुनाव है आने वाले टाइम में, उससे पहले राम मंदिर के जिस तरीके से अब ये पूरा कार्यक्रम 22 तारीख को, लेकिन उससे पहले उसके बाद लोकसभा का चुनाव, हरियाणा में तो कहें विधानसभा चुनाव में, हरियाणा में तो कहें निकाय चुनाव भी हैं,
कितना असर इसका है आने वाले टाइम में? क्या इसका राजनीतिक फायदा भी होगा? ये एक प्रश्न। 2014 और 2019 के चुनाव में तो राम मंदिर का मुद्दा नहीं था। प्रचंड बहुमत की सरकार, देश की सरकार हो चाहे प्रदेश में हो, तब तो ये राम मंदिर वाला मुद्दा नहीं था। विपक्ष के लोग, उनका काम राजनीति करना है। 2014 और 2019 के दोनों चुनाव, देश और प्रदेश के चुनाव, भारत के मतदाताओं ने रिकॉर्ड तौर वोटों से जिताया। और इस बार भी जो ये नाटकबाजी, ड्रामाबाजी विपक्ष का चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए चल रहा है। पिछली बार 47 थे, इस बार 47 नहीं, मुझे लगता है 7 पे आके रुक जाएंगे। ये स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ राम मंदिर का विरोध करना, उल्टा कांग्रेस और विपक्ष को इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता था। खुशी खुशी इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में वो सम्मिलित होते और कहीं ना कहीं देश को मैसेज देते कि भाई हम भी, लेकिन उनकी जो पुरानी मानसिकता है वो सुधर नहीं सकती। वो शुरू से राम मंदिर के विरोधी रहे थे। ये तो हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। और कहीं ना कहीं जब हमारी पार्टी के 2 सांसद होते थे, उस समय से हमारी पार्टी ने राम मंदिर का प्रण लिया हुआ था। और आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम इसको सफल बनाने में कामयाब हुए हैं। मैं माननीय मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का भी साथ साथ शुक्रगुजारी हूं कि राम मंदिर के निर्माण में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और एक भव्य और शानदार आयोजन प्राण प्रतिष्ठा का किया जा रहा है। अगर विकास ही मुद्दा है, आपका कहना है कि पिछले चुनाव में 19 में भी था, अब भी है, तो फिर निकाय चुनाव यहाँ क्षेत्र में हम, क्योंकि मानेसर से आप आते हैं वहाँ बात करो, तो निकाय चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे हैं फिर, अगर विकास के नाम पर ही है तो? देखिए, कोई भी चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया में समय लगता है। क्योंकि निकाय चुनाव हम मानते हैं कि गुड़गांवा में 2 निगम है, मानेसर और गुरुग्राम, क्योंकि दोनों ही निगम, मानेसर आज प्रदेश में 5 से ज्यादा निगम है जो कि जिनमें चुनाव होने हैं। नहीं, 5 निगम का कार्यकाल अभी दिसंबर में समाप्त हुआ है, तो उस प्रक्रिया को पूरा करने में समय लगता है। हम बात करेंगे गुड़गांव और मानेसर निगम की। मानेसर नगर निगम 23 दिसंबर 2020 को सिस्टम आया था और नगर निगम गुरुग्राम पहले से ही था। तो गुड़गांव नगर निगम में कुछ नया क्षेत्र शामिल हुआ था और वो काम पूरा करने में, उसकी प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया पूरे करने में समय लगता है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अब जबकि वार्डबंदी का काम पूरा हो चुका है, दोनों ही निगमों का ड्रा का काम पूरा हो चुका है, तो ऐसी आशा रखते हैं कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले भी चुनाव हो जाए, नहीं तो लोकसभा चुनाव के बाद मुझे अपने निकाय चुनाव हमारे प्रदेश में होंगे। चलिए, विकास की बात कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं इस नया गुरुग्राम, जहां से आप आते भी हैं, जिस क्षेत्र से गुरुग्राम के, वहां डेवलपमेंट इस रामराज में, अगर आप इसे रामराज कह रहे हैं, और कोई दो राय नहीं है, जिसको लेकर के आपने 2 बार जिक्र भी किया है, कितना विकास हुआ है? वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है इस सरकार की बड़ी उपलब्धि रही है गुरुग्राम को लेकर के, दक्षिण हरियाणा को लेकर, और खासकर आपका औद्योगिक क्षेत्र की भी बात करें? आप नए गुरुग्राम की 10 साल पहले की स्थिति देख लो। पूर्व की सरकारों ने छोटे छोटे रास्तों पर पता नहीं किस तरीके से क्या साठगांठ करके टाउनशिप बसा दी, और आज की स्थिति वहां देख लो। नए गुरुग्राम की मैं बात कर रहा हूं। आज रोडों की स्थिति पहले की अपेक्षा इतनी बेहतर स्थिति हो गई है कि वहां लोग स्वयं कह रहे हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना है, आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव में भी प्रचंड बहुमत के साथ हमारे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, वहाँ के लोग कह रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में वहाँ विकास कार्य, और मैं शहर और गांव दोनों की बात कर रहा हूँ। गांव में बात कर ले, पिछले 10 दिन में मानेसर नगर निगम के 10 से ज़्यादा गाँव में लगभग 100 करोड़ रुपए से ऊपर के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन हमने पटौदी विधायक बड़े भाई सत्यप्रकाश रावता जी के नेतृत्व में किया है। और आने वाले समय में अभी इसी महीने में लगभग 100 करोड़ रुपए के और विकास कार्य हम भिन्न भिन्न गांवों में करने जा रहे हैं। उसी की तर्ज पर कुछ क्षेत्र जो बादशाहपुर विधानसभा का है, उसके भी गांवों में अब लगातार विकास कार्य वहां किए जा रहे हैं, चाहे वो गांव में सीवर डालने का काम हो, चाहे वो गांव की फिरनिया हो, या मुख्य मार्ग हो, या गांव में अंबेडकर भवन का निर्माण हो, या और भी भिन्न भिन्न संस्थाओं के जो भवन बनने हैं, वो सारे विकास कार्य आज की डेट में मानेसर नगर निगम में जोरों पर चल रहे हैं। अंत में एक प्रश्न है, राम मंदिर को लेकर के लगातार पूरे देश में उत्साह है, लगातार इसको लेकर के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तमाम जगहों पे जाकर निमंत्रण दिए जा रहे हैं। गुरुग्राम में किस तरीके से देखते हैं, और खासकर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करेंगे तो? मैंने आपको
बैठते ही सबसे पहले बनाते, एक तरीके से हम ये मान के चल रहे हैं कि 22 जनवरी को देश में फिर से दीपावली मनाई जा रही है और उसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं किसी भी गांव में जाकर। आज बड़ी संख्या में ग्रामीण अंचल पर, शहरों में तो पहले भी होता था, लेकिन ग्रामीण अंचल में आप चल के देखेंगे तो अक्षत का जो चावल वितरण का जो प्रोग्राम है उसमें बड़ी संख्या में लोग, जगह जगह हर गांव में, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां झांकियां ना निकाली जा रहा हो, जहां प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलीला का आयोजन ना किया जा रहा हो। और हमारे न्यू गुरुग्राम में भी 22 तारीख को एक भव्य और सुंदर आयोजन इस प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में हमारे क्षेत्र में भी किया जा रहा है, जिसमें एक बड़ी झांकी के साथ एक बहुत बड़ा 11,000 दीपक जलाकर उसका समापन किया जाएगा। तो एक तरीके से गांव और शहर में बड़ी संख्या में लोग राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में अपनी आहुति दे रहे हैं और बढ़ चढ़कर उसमें अपना हिस्सा ले रहे हैं। चलिए, राम मंदिर को लेकर सुबह से हमने विभिन्न मुद्दों को लेकर के चर्चा करी, शिक्षा को लेकर के भी चर्चा करी, राजनीति को लेकर के भी तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा थी, क्योंकि ये एक ऐसा सत्र था जिसमें हम गुरुग्राम को लेकर बात कर रहे थे, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर के बात कर रहे थे कि कितना विकास ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में हुआ। और खासकर जब बात राम राज की जाती है, जिस राम राज की कल्पना की जाती है, जब राम मंदिर की बात की जा रही है, तो किस तरीके से तमाम लोग देखते हैं इस मुद्दे में। इस सत्र में इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बढ़ेंगे अगले सत्र की ओर।